हेलो स्टूडेंट्स, आपके लॉकडाउन को थोड़ा और इफेक्टिव बनाने के लिए हम लेके आ गए हैं जियोलॉजी कंप्लीट प्रीमियम वीडियो लेक्चर एट 2899 में। अब आपको जियोलॉजी कंप्लीट प्रीमियम वीडियो लेक्चर मिल जाता है 1 साल के लिए, और साथ में आप डॉक्टर कमलेश नारायण से बात भी कर सकते हैं हमारे ऐप के थ्रू। और अगर आप इंटरेस्टेड हमारा कोई चैप्टर वाइज परचेज करने में, तो आपको पूरी कोर्सेज चैप्टर वाइज भी मिल जाती है। आपको पूरी कोर्स खरीदने की भी जरूरत नहीं है। आपको जिस चैप्टर की नीड, आप डायरेक्ट वो चैप्टर परचेज करके स्टडी कर सकते हैं। सो बी ट्यून्ड। हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है। आपको लगता होगा हर वीडियो में यही बात कहते हैं, तो सर मैं इस दौरान एग्ज़ाम से जस्ट पहले उन्हीं टॉपिक को लेकर छोटे छोटे क्लिप्स के फॉर्म में या वीडियोस के फॉर्म में आपको कुछ चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं जहां आपका कन्फ्यूज़न होता है। क्योंकि मैं पूरा लेक्चर इस समय यूट्यूब पे खड़े होकर के समझा नहीं पाऊंगा। उसके लिए तो हमने आपको ज़रिया बताया, आप ऐप डाउनलोड करें, ऐप के थ्रू आप उसे ले सकते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य इस अगले 1-1.5 महीने में छोटी छोटी गलतियों को दूर करना है। ऐसी गलतियां जो सामान्यतः एवरेज बच्चे में हो जाती हैं, आप में नहीं होती, अच्छी बात है। लेकिन आप अगर इससे थोड़ा सा गो थ्रू होंगे हमारे वीडियो से, तो आपको एहसास होगा कि ऐसी गलती कभी भी किसी से हो सकती है। तो आज का हमारा टॉपिक है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब की थैली, जिसे हिंदी में आप कहते हो। यह हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। जब आप एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ना शुरू करते हैं तो उस दौरान आपको किडनी, फिर दोनों से निकलता हुआ यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर, और फिर वो यूरेथ्रा के रास्ते बाहर चला जाता है। तो हम पूरे नहीं, सिर्फ ब्लैडर की बात करेंगे, यूरिनरी ब्लैडर। तो एक साइड में दोनों यूरेटर इसी में आके खुलते हैं और फिर बाहर की तरफ यूरेथ्रा के माध्यम से निकलता है। ये जाहिर है इसमें पेशाब स्टोर होता होगा। तो पहले हम यूरिनरी ब्लैडर की एनाटॉमी को समझना चाहेंगे। ये मत सोचिएगा क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। ये आपको जब वीडियो देखते हैं या कोरिलेट करते हैं तो बहुत ज़्यादा सही तरीके से समझ में आ जाता है। इसकी जो वॉल है यूरिनरी ब्लैडर की, वो 4 लेयर की होती है। 4 लेयर। बाहर से हम अंदर की तरफ पढ़ना शुरू कर रहे हैं। सबसे बाहर की तरफ है विसरल पेरिटोनियम, दूसरे नंबर पे है मस्कुलर लेयर, तीसरे नंबर पे है सबम्यूकोसा, और चौथे नंबर पे है म्यूकोसा। यानी कुल हमारे पास 4 लेयर हैं। अगर आप इन चारों लेयर का नाम ध्यान से सुन पाए तो आपको कुछ चीजें याद आनी चाहिए। दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट द हिस्टोलॉजी ऑफ गट वॉल। जब आप एलिमेंट्री कैनाल का सेक्शन काट के पढ़ते हैं तो वहां पर भी यही 4 लेयर पाई जाती हैं। तो मैंने इसीलिए आपको बताया, कोई नया पॉइंट नहीं है। ये तो पॉइंट वही है जो आपने पहले से पढ़ रखा है। खाली जता रहे हैं कि देखिए ईश्वर ने जो हमको बनाया है वो बेसिकली एक ही जैसा बनाया है। हाँ, जगह जगह थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट हो गई होगी। तो फिर से बाहर विसरल पेरिटोनियम, उससे अंदर स्मूथ मसल, उससे अंदर सबम्यूकोसा, और सबसे अंदर म्यूकोसा। ये हो गई हमारी 4 लेयर्स। इसमें हम आते हैं मस्कुलर लेयर पर, क्योंकि यही पॉइंट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो हमारी मस्कुलर लेयर है ये स्मूथ मसल्स की बनी है। स्मूथ बोले तो इनवॉलेंट्री, यानी इनवॉलेंट्री मसल्स की बनी है। सर एक बड़ा महत्वपूर्ण नाम है इसका। इनकी जो स्मूथ मसल्स होती हैं उसे हम डिट्रूसर मसल्स कहते हैं। जब आप डिट्रूसर मसल पढ़ें तो इसका मतलब वी आर डीलिंग ओनली विद द यूरिनरी ब्लैडर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इंपॉर्टेंस कैसे है? एक्चुअली इसी तरह का एक टेक्निकल नाम हम डायाफ्राम में भी पढ़ते हैं। तो डायाफ्राम की जो मसल्स हैं वो स्मूथ नहीं है। डायाफ्राम की मसल्स स्केलेटल मसल्स हैं। ध्यान से समझिएगा सर, उनकी जो मसल्स है वो स्केलेटल मसल्स है, रेडियल मसल्स हैं, और उन्हें हम कहते हैं फ्रीनिक मसल्स। वो आप जब ब्रीदिंग पढ़ते हैं तो हम आपसे बात करते हैं। तो मैंने सिर्फ नाम बताया कि यहाँ पर हम स्मूथ मसल्स हैं, इन्हें डिट्रूसर मसल कह रहे हैं, और डायाफ्राम में जो मसल्स हैं वो स्केलेटल रेडियल मसल्स हैं, एंड दैट इज फ्रीनिक मसल।
खैर, अब इनकी बात करें मसल्स की, तो ये जो मसल है हमारी, यानी डिट्यूसर मसल या मस्कुलर लेयर ऑफ द ब्लैडर, ये 3 लेयर्स की होती है। सबसे बाहर लॉन्गिट्यूडनल, फिर सर्कुलर और फिर लॉन्गिट्यूडनल। हो गई ना वैसे ही बात जैसा आपने गट वॉल में पढ़ा था। गट वॉल में बेसिकली 2 ही लेयर पाई जाती थी, बाहर LML, अंदर CML। स्टमक में आते आते आपके पास एक और लेयर आ जाती थी, दैट वाज ऑब्लिक मसल लेयर। तो देखिए बेसिक एनाटॉमी काफी करीब है, बशर्ते दोनों को कोरिलेट करें आप। तो मैंने आपको नाम बताया, बाहर LML, फिर CML, फिर LML। तो ये आपको जानना सबसे जरूरी था कि इसके अंदर जो मस्कुलर लेयर है उसे डिट्यूसर मसल कहते हैं, वो इनवॉलेंटरी मसल्स है यानी स्मूथ मसल्स है, और इसमें लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर दोनों लेयर्स पाई जाती हैं, लेकिन सर्कुलर की 1 लेयर है और लॉन्गिट्यूडनल की 2 लेयर है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, सबसे अंदर की लेयर पे आइए। जब हम म्यूकोसा कह रहे थे, भाई इनर मोस्ट लाइनिंग तो म्यूकोसा ही है, म्यूकोसा में भी सबसे अंदर आइए, यू विल गेट द एपिथेलियम। क्योंकि हमारे शरीर में एपिथेलियम 2 ही जगह पाई जाती है, या तो किसी सरफेस के सबसे बाहर की तरफ या किसी कैविटी की लाइन करता हुआ। तो म्यूकोसा इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द ब्लैडर, और उस म्यूकोसा के भी सबसे अंदर की लेयर जो है वो एपिथेलियम है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एपिथेलियम इज अ ट्रांजिशनल एपिथेलियम। इट्स अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ एपिथेलियम। स्पेशल क्यों? क्योंकि जब सामान्यतः आप एपिथेलियम पढ़ते हो तो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और उसके ऊपर आपकी सेल्स रखी होती हैं। लेकिन ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम एक ऐसी एपिथेलियम है जहां बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती है, जो एक बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हमारे किसी भी एपिथेलियम का। उसी फीचर की बात करें, यहां आपके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती है। इसी वजह से ये एपिथेलियम स्ट्रेच हो जाती है, और ईश्वर ने शायद इसीलिए दिया। तो बिकॉज ऑफ दीज 2 रीजन कि स्मूथ मसल्स का पाया जाना, वे मसल्स के अंदर स्ट्रेचेबिलिटी प्रॉपर्टी पाई जाती है, और एपिथेलियम का ट्रांजिशनल होना, यही 2 वजह हैं जिसने यूरिनरी ब्लैडर को मोस्ट स्ट्रेचेबल ऑर्गन ऑफ द मेल वर्टिब्रेट बना रखा है। अब आप सोचोगे मेल शब्द क्यों बोला? सर, फीमेल में ब्लैडर से ज्यादा भी स्ट्रेचेबिलिटी यूट्रस में पाई जाती है, तो जाहिर है यूट्रस पुरुषों में तो नहीं है। तो इसलिए स्पष्ट इस क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा। मोस्ट स्ट्रेचेबल ऑर्गन एक जनरलाइज सवाल है, तो दैट आंसर शुड बी द यूट्रस। लेकिन अगर यही बात मेल और फीमेल में अलग अलग पूछी जाएगी तो मेल के केस में यूरिनरी ब्लैडर आंसर हो जाएगा। वह मसल से वो खींच सकती है और हमारी ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो ये 2 बड़े महत्वपूर्ण सवाल थे जिसको हम रट लेते हैं कि इनके मसल्स को डिट्यूसर मसल्स कहते हैं और इनमें एपिथेलियम को ट्रांजिशनल एपिथेलियम। थोड़ा कोरिलेट करिए तो हमेशा याद रहेगा, और आगे चल के जब थोड़ा एलॉबरेट करके पढ़ेंगे तो आपके जहन में ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ एक्सेप्शन भी हैं जहां यूरिनरी ब्लैडर ईश्वर ने नहीं दिया है। कई सारे एग्जांपल्स हैं, बट सबको नहीं याद करना है। आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्यू एग्जांपल। जैसे हमारे स्नेक में, क्रोकोडाइल्स में, स्नेक में, क्रोकोडाइल में साइक्लोस्टोम यानी सर्कुलर माउथ फिशेस एंड मोस्ट ऑफ द बर्ड्स, यानी 4 एग्जाम्पल बता रहा हूं, स्नेक, क्रोकोडाइल, साइक्लोस्टोम एंड मोस्ट ऑफ द बर्ड्स में यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता है। अब मैंने 3 तो सही एग्जाम्पल बोले, चौथा बोला मोस्ट ऑफ द बर्ड्स। तो ऑस्ट्रिच और रिया ये 2 ऐसी बर्ड्स हैं जिसमें ब्लैडर है। अदरवाइज ज्यादातर बर्ड्स में आप देखोगे सर ब्लैडर नहीं है। तो ये तो एक बेसिक एनाटॉमी हुई। फिर इसके फंक्शन पे आ जाइए। इसका फंक्शन बोला गया कि भाई ये यूरिन स्टोर करता है। तो बात आई कितना यूरिन स्टोर करता है। नॉर्मल कंडीशन में कोई विशेष परिस्थिति ना हो तो सामान्यतः इट स्टोर्स 300 to 400 ml यूरिन। 300 से 400, कहीं कहीं 350 से 400 लिखा है, तो 50 ml का कोई लोचा
नहीं होना चाहिए। लेकिन विशेष परिस्थितियों में इट कैन स्टोर अप टू 700 to 800 ml यूरिन, यानी 700 से 800 ml यूरिन इकट्ठा कर सकता है। भाई ऐसी कंडीशन में है जहां आप यूरिन पास नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर जैसे कोई ब्लैडर है तो उसकी दीवार जैसे जैसे इसमें यूरिन इकट्ठा होता जाएगा, तो जैसे गुब्बारा फूलता है, बैलून फूलता है, वैसे ही भी फूलेगा। यानी जब इसके अंदर यूरिन इकट्ठा होगा तो इसकी ऐसे खिंचाव बढ़ता जाएगा, जो इसकी दीवारें होंगी वो खींचने लगेंगी, ट्रांजिशनल एपिथेलियम और डिट्रोसर मसल। तो जब एक लिमिट से ज्यादा खींचने लगती तो इसकी दीवारों में खिंचाव वाले रिसेप्टर्स होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर, वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। भाई जब तक सहन कर गए तब तक ठीक है, जब असहनीय होने लगा तो वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। तो जैसे जैसे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन इकट्ठा होता है, उसकी दीवार में खिंचाव होता है और उसके स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं। फिर वही स्ट्रेच रिसेप्टर ब्रेन तक सेंसरी इंफॉर्मेशन लेकर जाते हैं और तब आपको एहसास होना शुरू होता है कि यस, यूरिन इज एक्युमुलेटेड इन आवर ब्लैडर। अब यहां पे सवाल आया, कितने वॉल्यूम पर, हाउ मच वॉल्यूम, यानी कितने वॉल्यूम पर स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे, यानी आप फील करना शुरू करेंगे कि ब्लैडर हैज अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ यूरिन। तो ये अलग अलग लोगों में अलग अलग है, लेकिन फिर भी तकरीबन 200 ml या 225 ml जब हमारा यूरिन इकट्ठा हो जाता है, तब हमारे स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं और वो इंफॉर्मेशन ले करके ब्रेन के पास जाते हैं। अब ब्रेन विल डिसाइड कि कब हमें यूरिन पास करना है। तो शुरू में जब ब्लैडर में फीलिंग आती है तो शुरू के तो हम आध घंटा तो अवॉइड ही करते हैं। फिर जब समय बढ़ता जाएगा, क्योंकि यूरिन बनना तो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, तो ब्लैडर में और ज्यादा यूरिन इकट्ठा होगा और ज्यादा, तो स्ट्रेच रिसेप्टर और स्टिमुलेट होंगे और स्टिमुलेट होंगे। तो जब ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस जाने लगता है तो ब्रेन निर्णय लेता है और सही जगह चूज करता है जहां हम यूरिन पास कर सके। तो इसका मतलब यूरिन पास करने के लिए स्ट्रेच रिसेप्टर का होना बहुत जरूरी है। वही स्ट्रेच रिसेप्टर ही ब्रेन को मैसेज देते हैं। तो ब्लैडर तो यहाँ पड़ा है, हमारे ब्रेन को पता कैसे चलेगा, तो वाया न्यूरॉन। तो ये स्ट्रेच रिसेप्टर का बड़ा महत्व है हमारे मैच्योरेशन में। तो इस तरह से आपको ये समझ में आना चाहिए कि ब्लैडर में यूरिन इकट्ठा होता है, 200 ml पर स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाते हैं। यूजुअली कुछ समय तक हम सहन करते हैं, जब तकरीबन 300, 350 या 400 ml यूरिन इकट्ठा हो जाता है तो सामान्यतः यूरिन पास करते हैं। लेकिन अगर सही प्लेस नहीं मिला तो हम अवॉइड करते रहते हैं, लेकिन वो स्ट्रेच रिसेप्टर ज्यादा स्टिमुलेट हो जाते हैं और समय के साथ आपको तकलीफ बढ़ती है। हाँ, एक और पॉइंट, जब समय के साथ तकलीफ बढ़ती है तो तकरीबन जब 500 ml यूरिन इकट्ठा हो जाता है, 500 ml यूरिन, तब हमारे पास ब्लैडर से पेन रिसेप्टर भी स्टिमुलेट हो जाते हैं। तो इसलिए वही मैंने कहा, 200 ml पे आपको हल्की सी फीलिंग आती है, 250 पे थोड़ी स्ट्रांग फीलिंग, 300 पे और स्ट्रांग फीलिंग। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, स्ट्रेच के साथ पेन रिसेप्टर भी स्टिमुलेट होंगे और तकरीबन 500 ml जब यूरिन इकट्ठा हो जाता है तो पेन रिसेप्टर भी स्टिमुलेट होते हैं और आपको दर्द होने लगता है। तो ये सर छोटा सा वीडियो था यूरिनरी ब्लैडर की एनाटॉमी को क्लियर करने के लिए। अगले वीडियो में मैं मैच्योरेशन की बात करूंगा, मैकेनिज्म होती कैसे है, क्योंकि उसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जिसको लेकर बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज रहता है। तो आप सर हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और अगर बने रहेंगे तो जो हम आपकी मदद करना चाहते हैं आपकी मंजिल के लिए, वो हम लोग कर सकते हैं। हर वीडियो में मैं कहता हूं, कोई शॉर्टकट नहीं है, हर टॉपिक को बेहतर तरीके से अपने स्तर पर पढ़ें आप। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो जो एनसीईआरटी का सवाल आएगा वो तो आप करेंगे ही, लेकिन अगर थोड़ा सा जो साइड से आता है, उसके बिहाइंड कॉन्सेप्ट से आता है, उसमें भी आप अन्य बच्चों से बेहतर परफॉर्म करेंगे। तो आपका जो हिच है कि हम सर थोड़ा सा जो डेविएट सवाल होता है उसे नहीं कर पाते हैं या उसमें कमजोर महसूस करते हैं, तो उसी कोशिश में हम वीडियो बना रहे हैं और हो सकता है आपकी कुछ मदद हो जाए। तो गुड लक, स्टे कनेक्टेड विद अस।